हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसके पूर्व वाले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें हमने सालवाई की संधि तक पढ़ा था। ठीक है, कहां तक पढ़ा था जी? यानी सालवाई की संधि तक हम लगभग देख लिए थे। यानी जो आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो कहां तक हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हम लोग इसमें देखे थे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है आपका कब से कब तक, यानी 1775 से लेकर 1775 से ये प्रारंभ होता है और 1782 ईस्वी तक ये चलता है। कब तक चलता है? 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक चला। और इसमें हम लोग ने देखा था कि 1775 में ये जो प्रारंभ होगा, उसके बाद 1782 ईस्वी में एक संधि हुई थी। 1782 में क्या हुई थी? यानी 1782 में एक संधि हुई जिसको हम लोग बोलते हैं सालवाई की संधि। कौन सी संधि? सालवाई की संधि। और सालवाई की संधि के तहत यानी हम लोगों ने देखा था इसमें उस समय क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है कि भाई ये अंग्रेज जो है सालवाई की संधि करते हैं। हम आपको बताए थे कि एक समय ये एक ही साथ यानी मराठी और अंग्रेज दोनों के साथ, मराठी और मैसूर दोनों के साथ, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर मैसूर है और साथ में ये मराठी। ये जितना भी आपका क्षेत्र ये नक्शा में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए मराठों का जो विस्तार था उसमें आपका बड़ौदा का गायकवाड़ लोग आते थे, ग्वालियर के सिंधिया भी आते थे, इंदौर के होलकर भी आते थे, उसके बाद सतारा के छत्रपति जो शिवाजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो भी आते थे, और नागपुर के भोसले, ये सभी आपके क्या थे? यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे क्या हैं, रजवाड़े हैं जो किन के अंतर्गत आते थे? यानी पूना के अंतर्गत थे। और पूना पर देख सकते हैं कि मराठों का शासन था। पूना पर किनका शासन था? तो ये जो आपका पूना दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये यानी कि राजधानी थी पूना, और इनका जो साम्राज्य वो फैला हुआ था आप देख सकते हैं मराठों का। ये पूरा आपका बड़ौदा से लेकर ग्वालियर और इधर नागपुर से होकर यानी सतारा तक, यानी पूरे ये छोटे छोटे जो रजवाड़े थे ये सब किसके अंतर्गत थे? आपके मराठों के अंतर्गत थे। ठीक है, यानी पेशवा के अंतर्गत आते थे। और यहाँ पर हम क्या देखें कि जो सलवाई की संधि होती है, तो सलवाई की संधि के कारण क्या था? सलवाई की संधि यही था कि अंग्रेज जो थे एक साथ आपके मैसूर से भी भिड़ चुके हैं, और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि एक साथ ये मराठे के साथ भी भिड़ चुके हैं। यानी एक हम देख चुके हैं कि यहाँ पर 1782 ईस्वी में यानी आयरकुट के नेतृत्व में 1782 ईस्वी में क्या होता है, यहाँ पर चलिए उसकी चर्चा कर दे रहे हैं कि मैसूरों के साथ यानी कितने ये लोग युद्ध करते हैं। तो मैसूर के साथ आपको याद होगा कि मैसूर के साथ अंग्रेजों की जो युद्ध होती है वो कितनी, लगभग 4 युद्ध होती है प्रमुख रूप से। 1 2 3 4 हम लगभग पढ़ चुके हैं। यानी आंग्ल मैसूर में भी उनकी चर्चा की थी। ठीक है, आंग्ल मैसूर में भी लगभग इनकी चर्चा की थी। तो कितने युद्ध हुए थे? सलवाई की संधि तो हम देखेंगे द्वितीय युद्ध, लेकिन उसके पूर्व हम देख रहे हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, चलिए थोड़ा सा हम लोग यानी फीडबैक ले रहे हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है जी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हम देखेंगे ये स्टार्ट होता है 1767 में स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा 1767 में, और 1769 तक ये आपका चलेगा। ठीक है, ये आपका था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब तक हुआ? कब से कब तक? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका होगा ये होगा आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब से कब तक हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हम देखे थे कि यही इसी के समय, यानी ये आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध भी आपका 1775 से लेकर 82 तक चला। जब ये मराठों के साथ लड़ रहे थे उस समय यहाँ पर मैसूर के साथ भी आयरकुट के नेतृत्व में 80 में आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी प्रारंभ हो गया था। तो ये आपका 80 से लेकर 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला, हम देखे थे। यानी 1780 से आप लोगों को याद होगा, यानी जब हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़े थे तो उसमें हम देखे थे 1780 ईस्वी में प्रारंभ होता है और 1784 ईस्वी तक चला। और किस संधि के द्वारा ये रुका? तो हम देखेंगे आपका मंगलौर की संधि होती है। मंगलौर की संधि होती है, और मंगलौर की संधि के तहत यानी ये आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 ईस्वी में क्या होता है? प्रारंभ होता है। कारण ये था कि 1784 ईस्वी में यानी हम देखेंगे 82 में ही आपका जो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और जो अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकुट की भी क्या होती है? मृत्यु होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यानी 82 में ही हम लोग देखे थे कि
जो आपका टीपू सुल्तान है वो शासक बनते हैं और शासक बनने के परिणाम स्वरूप 84 तक इसी तरह खींच खाच के युद्ध को करते हैं और 84 में आपका मंगलौर की संधि होगी और इस संधि के तहत आपका युद्ध क्या हो जाएगा, लगभग रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर पुनः हम देखेंगे जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता था हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये आपका कब से तक चला, तो हम देख सकते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका 90 में प्रारंभ होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपका कब प्रारंभ होता है, 1790 में ये प्रारंभ हुआ और 1790 से लेकर आपका 92 तक चला। कब तक, 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चला। ठीक है, इसको देख लेना, याद रखना है सभी पॉइंटों को। 1790 से लेकर 92 से 92 में आपका क्या होता है, एक संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, तृतीय का श्रीरंगपट्टनम की संधि, और इस संधि के तहत जो आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये क्या होता है, लगभग होता है। उसके बाद एक और युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी, ये भी आपको याद होगा, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये क्या हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसमें हम देखेंगे चतुर्थ आपका 1799 ईस्वी में होगा और इसमें संधि क्या समझिए कि इसमें क्या हो जाएगी, टीपू सुल्तान की मृत्यु, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, टीपू सुल्तान, बस याद रखना है, ये रिवीजन के लिए हमने बता दिया। और यहाँ प्रथम जो युद्ध हुआ था इसमें मद्रास की संधि हुई थी, याद होगा, इसमें कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की संधि प्रथम, जिसमें यानी जीते थे कौन, यानी प्रथम आंग्ल मैसूर में आपके हैदर अली जीते थे, द्वितीय में लगभग दोनों के जो युद्ध है वो लगभग बराबर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर सलवाई की संधि होती है। सलवाई की संधि में क्या हम देखे थे, यानी आपका ये आपका प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ बताने का मकसद ये था कि आपको ये जो कहानी है लगभग याद रहे। ठीक है, यानी चतुर्थ यानी प्रथम से लेकर चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो हुआ है वो भी कहानी आपको याद रहना चाहिए, ताकि ये जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि फिर जो आपका देखिए यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, सॉरी ये तो 75, ये आपका प्रथम का ही डेट है। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, इसको मिटा दिया जाए, ये 1803 से लेकर 1806 तक होगा, ये डेट याद रखिए, 1803 से लेकर 1806 ईस्वी तक ये आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो स्पष्ट रूप से यानी ये कितने शासकों के साथ लड़ रहे थे, दो, एक आपका क्या है मैसूर और दूसरे आपके हैं मराठे। मैसूर के साथ ही कितने लड़ाई लड़ चुके हैं, मैसूर के साथ ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुका है और उसमें मराठे, निजाम और आपके मैसूर ये तीनों मिलकर क्या किए हैं, अंग्रेजों पर आक्रमण किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर उस युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से क्या होते हैं, पराजित होते हैं। ठीक है, लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब होता है तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हम देखेंगे कि निजाम सपोर्ट नहीं करते हैं, निजाम निकल जाते हैं। साथ में आए थे लेकिन निजाम क्या हो जाएंगे, फिर निकल जाएंगे और साथ में आपके हैदर अली युद्ध में लड़ रहा है। उस समय हम देखेंगे कि मराठे भी आपके आकर यानी हैदर अली का सपोर्ट करेंगे। कारण यह है कि आपका 1775 से लेकर 1782 ईस्वी में ये भी अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, ये कहानी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में बेहतरीन तरीके से नहीं आएगी। हम लोग देख रहे हैं कि जब आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है 1780 से 1784 और इधर आपका क्या हो रहा है 1775 1782 ईस्वी में हम देख रहे हैं कि आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है। तो जब जैसे ही मैसूर के साथ ये अंग्रेज लड़ना शुरू किए उस समय आपका मराठा किनका सपोर्ट कर दिया, यानी मैसूर के साथ आकर मिल गए और इस तरह से दोनों यानी मिलकर आक्रमण करने लगे, दोनों मिलकर युद्ध करने लगे, किनके साथ, अंग्रेजों के साथ। ठीक है, अब अंग्रेजों को लगा कि भाई एक साथ दोनों यानी मैसूर और मराठे दोनों के साथ युद्ध लड़ना हमारे लिए उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, यानी मराठों के साथ महाजी सिंधिया जो है इनकी सहायता से मराठों के साथ क्या कर लेंगे, ये आपका सलवाई की संधि कर ली और सलवाई की संधि के तहत यानी जो मराठे के साथ है वो युद्ध जो है यानी सलवाई की संधि के तहत यानी क्षेत्रों का आदान प्रदान, जैसे मान लीजिए कि सूरत हो गया, सालसेट हो गया, भड़ौच हो गया, जो क्षेत्र देने का वादा किया गया था अंग्रेजों के सभी यानी जितने भी जो आपके गुजरात हो गया, ये अंग्रेज गुजरात हम देख सकते हैं
सलवाई की संधि जो होती है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब 1782 ईस्वी में सलवाई की संधि होती है तो सलवाई की संधि में गुजरात हो गया और ये जीते थे आपका अहमदाबाद जीते थे। अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद, इन सभी क्षेत्रों को क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। ठीक है, सूरत वगैरह जो क्षेत्र है, सूरत हो गया, भड़ौच हो गया, ठीक है, आपका सालसेट हो गया, सालसेट, इन सभी क्षेत्रों को अंग्रेज किनको दे देंगे, यानी मराठों को वापस कर देते हैं, मराठों को लौटा देते हैं। मराठों क्या कर देंगे, यहाँ पर लौटा देंगे। यानी यही होती है आपकी, मतलब जो अंग्रेज यानी मराठों की जो क्षेत्र को लिए थे उनको वापस कर देंगे, और मराठे जो हैं अगर अंग्रेज के किसी क्षेत्र पर कब्जा किए थे ये भी अपने क्षेत्रों को क्या कर देंगे, वापस लौटा देंगे अंग्रेजों को। तो इस संधि के तहत हम देख रहे हैं कि आपकी जो मराठी शक्ति है मराठों के बीच, क्योंकि अब यहाँ पर अंग्रेजों को लगा है कि भाई मराठे काफ़ी मजबूत है। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, आपके गोवा से लेकर ये सभी लगभग अरब सागर तक यहाँ तक ये फैले हुए हैं, और आपका ग्वालियर, सिंधिया, जहाँ पर आपका सिंधिया है सब इसी के अधीन है, बड़ौदा वगैरह, ये सभी ये बड़े जो इतना बड़ा साम्राज्य पर यानी मराठे हैं। तो अंग्रेजों को लगा कि भाई अभी हम क्या है, अभी क्या करें कि मराठों के साथ युद्ध को रोक दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है मराठे, ठीक है, और अभी हम इनको तत्काल में दोनों के साथ युद्ध करेंगे तो पराजित नहीं कर सकते हैं। इसलिए 1782 ईस्वी में किसी तरह ये सलवाई की संधि हो जाती है, और सलवाई की संधि के तहत मराठों के साथ युद्ध लगभग क्या होता है, रुक जाता है, और ये निपटते हैं किनसे, मैसूर के साथ। और 1782 में देखेंगे फिर 84 में भी लगभग युद्ध क्या होता है, वो भी निरंतर धीरे धीरे, यानी जब सर आयकुट की मृत्यु हो जाएगी और इधर हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी तो लगभग दोनों ही नेतृत्वकर्ताओं की मृत्यु हो जाती है, तो लगभग इस युद्ध को 2 साल बाद इसमें भी आपका देखेंगे आपका मंगलौर की संधि के तहत इस युद्ध को भी रोक दिया जाता है। लेकिन पुनः आप देखिएगा 1790 ईस्वी में ये पुनः युद्ध जो है यानी आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के साथ होता है, और इसमें लगभग टीपू सुल्तान की सभी क्षेत्रों पर अंग्रेजों का लगभग अधिकार हो जाता है। हम देखे थे इसमें कि आपकी जो टीपू सुल्तान है यानी उनके 2 पुत्रों को पकड़ लिया जाता है, और 3 करोड़ यानी छोड़ने के लिए इनसे मुआवजा के रूप में पैसे मांगा जाता है। ठीक है, 2 पुत्रों को छोड़ने के एवज में कितना, 3 करोड़ रुपये मांगा जाता है, और साथ में बोला जाता है कि आपको अपनी राजधानी का 50% हिस्सा देना पड़ेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी रीढ़ लगभग टूट चुकी है। फिर ये क्या करेंगे 1799 में टीपू सुल्तान 1700, यहाँ पर याद रखना है आपको 1798 ईस्वी में सहायक संधि, जब लॉर्ड वेलेस्ली आया था तो लॉर्ड वेलेस्ली के तहत यानी 1798 ईस्वी में, याद रखना है आपको 1798 ईस्वी में सहायक संधि थोपी जाएगी टीपू सुल्तान पर, सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि लाई गई थी यानी हैदर अली के शासक टीपू सुल्तान पर। लेकिन ये सहायक संधि आपका वही कारण था जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा, यानी आपका यही कि सहायक संधि इन पर थोपी जाएगी कि भाई आप सहायक संधि के अंतर्गत यानी आप ब्रिटिश शासक के अधीन रहिए। टीपू सुल्तान तो कट्टर विरोधी मानता था अंग्रेजों को, वो कहाँ इनके सामने झुकने वाला था। और इस तरह से 1799 ईस्वी में देखिएगा यानी यही सहायक संधि को नहीं मानता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका 1799 में युद्ध होगा, और इस युद्ध में बुरी तरह से कौन पराजित हो जाएंगे, तो इस युद्ध में यानी जो अंग्रेज है टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध में लगभग मारा जाएगा। और इस तरह से यानी यहाँ पर जो आपका मैसूर है, मैसूर में ओडियार वंश का एक छोटे से बालक, नाबालिग बालक, ठीक है, ओडियार में हम देख सकते हैं एक चतुर्थ युद्ध के बाद ओडियार वंश के शासक, ओडियार वंश का एक छोटा बालक को राजा घोषित कर दिया जाएगा, यहाँ का राजा बना दिया जाएगा, और इनके साथ क्या किया जाएगा, इनके साथ सहायक संधि कर ली जाएगी। ठीक है, यानी ओडियार वंश के जो छोटे बालक होंगे इनको शासक बनाया जाएगा, और ओडियार वंश के साथ क्या कर ली जाएगी, सहायक संधि कर ली जाती है। तो इस तरह अगर हम अंग्रेजी की शक्ति देखें, अभी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होने वाला है, ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1782 ईस्वी में सलवाई की संधि हुई है, और 20 साल बाद लगभग आपका 1802 या 3 में क्या होगा, आपका 1803 में युद्ध स्टार्ट होने वाला है। तो लगभग 20 साल तक युद्ध रुका। उस समय अंग्रेजों की स्थिति क्या बढ़ी है, क्या वहीं पर रुकी हुई है, यानी अंग्रेजों की, जब हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा करने जा रहे हैं तो इसके पहले हम देखेंगे कि भाई अंग्रेजों की शक्ति क्या है वर्तमान में, इस समय अंग्रेज किस परिस्थिति में है, ठीक है, भारत में उनकी स्थिति क्या है। तो चलिए एक बार उस पर हम नजर डालते हैं। यह आपको लगभग समझ में आ गई होगी, मिटा दें इसको, ये तो बस हम लोग पढ़े ही थे।
अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ पर इस वीडियो को यानी देख सकते हैं, ताकि इसमें आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए, अभी हम देखेंगे 1775 से 1806 का जो इनका इतिहास है। हम इसके पूर्व में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बंगाल है, तो बंगाल में आपका बक्सर के युद्ध के तहत, यानी संपूर्ण बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद के संधि के तहत हम देखेंगे कि संपूर्ण बंगाल में अंग्रेजों का अधिकार है। यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका है लगभग, ठीक है। उसके बाद देखिए, और 1801 में क्या करेंगे आपका, हम देख सकते हैं 1801 में जो अवध के नवाब हैं, 1801 में इनके साथ भी सहायक संधि कर लिए, सहायक संधि इनके साथ भी हो गया, ठीक है, 1801 ईस्वी में। तो वैसे तो इलाहाबाद की संधि के तहत दिल्ली में जो शाह आलम है, इन पर भी अधिकार है, शाह आलम द्वितीय के साथ भी इलाहाबाद की संधि हो गई है। तो ये भी क्षेत्र किनका है, इन पर भी आपका अंग्रेजों का अधिकार है। लेकिन सहायक संधि के तहत 1801 ईस्वी में इन पर पूर्ण अधिकार हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि निजामों के साथ भी, अब यहाँ पर देखिए, निजाम के साथ ये कब कर लेते हैं, निजाम के साथ याद रखिएगा, ये सहायक संधि करते हैं आपका लगभग देख सकते हैं 1798 में ही निजामों के साथ भी क्या कर लेंगे, ये सहायक संधि कर लेते हैं। सहायक संधि के अंतर्गत ये अब जो निजाम है वो भी किसके अंतर्गत चले गए, यानी 1798 ईस्वी में इनके साथ भी सहायक संधि की जाती है। 97 से 98, किसी किसी बुक में 97 भी देता है, याद रखिएगा, 97 से 98, ठीक है। तो 97 से 98 में इनके साथ भी क्या कर लेती है, सहायक संधि कर लेती है। इस तरह जो आपका हैदराबाद का जो क्षेत्र है, जो निजाम का क्षेत्र है, ये भी किनके अधीन चला जाता है, तो ये भी आपके हो गया यानी ब्रिटिश के अधीन चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मैसूर है, तो मैसूर में अभी हमने बताया कि उडियार वंश के एक बालक को क्या कर दिया गया, बैठा दिया गया है यहाँ पर, और इसके साथ भी सहायक संधि कर लेती है 1798 ईस्वी में। अब 1798 ईस्वी में जब सहायक संधि कर ली जाती है, तो ये भी आपका जो मैसूर का क्षेत्र है, इन पर भी किसका अधिकार हो गया, तो इन पर भी आपका अंग्रेजों का अधिकार है। इन पर भी किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार है। 1798 ईस्वी में क्या करते हैं, ये सहायक संधि कर लेते हैं। 1798 ईस्वी में सहायक संधि करने का प्रयास किए थे किनके साथ, यानी टीपू सुल्तान के साथ, लेकिन नहीं किया था, तो उनके साथ युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में। 1799 में युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान मारा गया, उसके बाद इनके साथ क्या कर ली जाएगी, सहायक संधि कर ली जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए आपका 1798 ईस्वी में सहायक संधि कर ली जाती है टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। अब ये सहायक संधि के अंतर्गत अब निजाम भी किसके अधीन है, अंग्रेजों के अधीन है। मैसूर भी किसके अधीन है, अंग्रेजों के अधीन है। अब बाकी जो आपका ये अंग्रेजों का ये प्रेसिडेंसी जो है मद्रास, इनका विस्तार लगभग अब देखिए, ये मैसूर भी इसके अंतर्गत आ गया, निजाम भी इसके अंतर्गत आ गए। कर्नाटक का ये क्षेत्र लगभग जो आपका है पहले से इनके पास है ही, ये पूरा है ही। त्रावणकोट का जो क्षेत्र है, त्रावणकोट भी यहाँ पर जो क्षेत्र था हम लोग देखे थे मैसूर युद्ध में, तो त्रावणकोट पर भी इनका अधिकार है। तो लगभग ये दक्षिणी भारत, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इस पर किनका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार, यानी मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये सभी आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये पूरा मैसूर, निजाम और त्रावणकोट, मद्रास, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत है। इनका जो क्षेत्र मद्रास से केवल ये पहले मद्रास में था, इनका हम देखे थे आपका कि 1740 ईस्वी में यहाँ पर प्रथम सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना की गई थी। 1740 में दुर्ग बनाया गया था, किला बनाया गया था, वो केवल मद्रास में ही फैला था। लेकिन अब जो ये फैल कर कहाँ चला गया, मैसूर और निजाम और त्रावणकोट यानी केरल वाला क्षेत्र में भी क्या हो गया, पूर्ण रूपेण ये फैल चुका है। अब ये दक्षिण में तो मजबूत हो गया है। इधर हम लोग ने देखा कि जो आपका बंगाल है, तो बंगाल में उड़ीसा, बंगाल में क्या, उड़ीसा, अवध और दिल्ली, ये सब किसके अधीन है, आपके अंग्रेजों के अधीन है। अब बाकी जो बचा क्षेत्र है पंजाब, तो पंजाब के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध भी पढ़ेंगे यानी इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अब ये इनको ये क्षेत्र बड़ा से जो दिखाई दे रहा है वो आपका कौन है, मराठे हैं। मराठे के अंतर्गत आपके जो छोटे छोटे रजवाड़े हैं, जैसे मान लीजिए बड़ौदा में गायकवाड़ है, ग्वालियर में सिंधिया है, इंदौर में होलकर है, नागपुर में भोसले हैं और पूना में मराठे है और सतारा में छत्रपति है। ये सब किसके अधीन है, तो ये सब आपके अधीन है मराठे के, यहाँ पेशवा के अधीन है, यानी पूना में यहाँ पर क्या है, पेशवा है, यानी पेशवा के अधीन है। तो हम लोगों ने देखा था कि माधव राव की मृत्यु के बाद यानी नारायण राव अगला पेशवा बनता है, और जैसे ही नारायण राव पेशवा बनता है, रघुनाथ राव
जो नारायण राव के चाचा थे, या जिसको बोल सकते हैं रघुवा या रघुनाथ राव के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ षड्यंत्र रचा जाता है और उस षड्यंत्र में कुछ व्यक्तियों के द्वारा यानी नारायण राव की हत्या करा दी जाती है। जैसे ही नारायण राव की हत्या होती है, नारायण राव की हत्या के बाद हम लोग देखेंगे यानी खुद पेशवा बनना चाहता है आपका रघुनाथ राव, क्योंकि उसी लिए उसका हत्या कराया था और उसको मालूम था कि भाई नारायण राव का जो पुत्र है माधवराव द्वितीय या माधवराव नारायण राव, वो अभी बालिक है, तो वो तो शासक बन नहीं सकता है, वो पेशवा बन नहीं सकता है, इसलिए अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगी, यानी रघुनाथ राव को। लेकिन उस समय दो व्यक्ति जो काफी चतुर थे, एक महादजी सिंधिया, याद रखना है, महादजी सिंधिया और दूसरा हम लोगों ने देखा था नाना फडणवीस। ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो रघुनाथ राव का विरोध कर रहे हैं, और इनके जगह पर हम लोग देखेंगे कि जो नारायण राव जिसकी हत्या कराई जाती है, नारायण राव के एक नाबालिग पुत्र थे, माधवराव नारायण राव बोल सकते हैं, माधवराव नारायण राव इसका नाम है, या इसको हम बोल सकते हैं माधवराव द्वितीय। क्या? माधवराव द्वितीय। इनको क्या कर दिया जाता है, यानी नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया द्वारा इनको पेशवा बना दिया जाता है, और इनके द्वारा हम लोग देखे थे अगले वीडियो में कि ये क्या करेंगे, यानी इनके संरक्षण के लिए या शासन के संचालन के लिए उनके द्वारा 12 भाई परिषद का गठन किया जाता है, 12 भाई परिषद, ठीक है। और 12 भाई परिषद गठन का उसका मकसद यही था कि भाई अब ये शासक जो है बालक है, जो पेशवा है वो बालक है, और इन्हीं के द्वारा 12 उसमें सदस्य होंगे, और दो व्यक्ति जो प्रमुख थे वो आपका नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया, इनके द्वारा सत्ता का संचालन कराया जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद होता क्या है हम लोग देखेंगे, चलिए इसको मिटा दें। अब आ रहा है आपका द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भी अगर देखा जाए तो प्रमुख कारण कौन था, यानी किसी कारण प्रथम आंग्ल में मराठा युद्ध हो रहा है, ये आपका रघुनाथ राव। अब इनको लगा कि भाई कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं है, तब ये कहाँ चले जाते हैं, अंग्रेजों के पास, और मुंबई के गवर्नर से मिले, और मिलने के परिणाम स्वरूप ये क्या करेंगे, यहाँ पर अर्रास का युद्ध होगा, और अर्रास के सूरत की संधि पहले होती है और फिर अर्रास का युद्ध होता है, और अर्रास के युद्ध में बुरी तरह से पराजित हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने कहानी देखा ही था कि किस प्रकार इस मुद्दे को लेकर जाया जाता है इंग्लैंड, और इंग्लैंड यानी जो सरकार गठित है, इंग्लैंड की सरकार यानी इंग्लैंड में जो बैठी सरकार है, उसके द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा भाई सूरत की संधि ही मान्य होगी। जो वारेन हेस्टिंग जो संधि किया था यानी आपका माधवराव द्वितीय के साथ, उस संधि को मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि सूरत की संधि में अंग्रेजों को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। इसके तहत आपको सूरत मिल रहा था, भरौच मिल रहा था, सालसेट मिल रहा था, बेसिन मिल रहा था, ये भी सभी क्षेत्र मिल रहा था सूरत की संधि के तहत। और देखा जाए तो मात्र वारेन हेस्टिंग के संधि जो कर रहा था यानी माधवराव द्वितीय के साथ, तो उसमें केवल क्या मिल रहा था, उनको सालसेट मिल रहा था। इसलिए उस समय एक और कारण हमको बताए थे कि अमेरिका उस समय क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, और जो कपास और जो इनको कपास चाहिए था, वो कपास जो है ये सोच रहे थे कि भाई अमेरिका तो हमारे हाथ से निकल गया है, तो हम क्या करेंगे, आपके ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र है, जहाँ महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, जहाँ काली कपासी मृदा, यहाँ के मिट्टी को हम किस नाम जानते हैं, काली कपासी मृदा के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर कपास की खेती अधिक होती है। और ये क्षेत्र अगर हमारे अंदर आ जाता है तो हमारा जो आपके अमेरिका में जो हमारी क्षति हुई है, अमेरिका जो हमारे हाथ से निकल गया है, जहाँ से हम कपास सस्ते दामों पे खरीदते थे, उसकी क्षतिपूर्ति हम आपके महाराष्ट्र से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया था। और आपका किस प्रकार वारेन हेस्टिंग दो तरफा युद्ध करता है, एक पुणे की तरफ से अपना और दूसरा सेना अपनी सेनाओं को दो भागों बांटेगा, एक पुणे के तरफ से आपका आक्रमण करेंगे, और दूसरा हम देख सकते हैं ग्वालियर की तरफ से, जिसमें पुणे की तरफ से उनको हार मिली थी और ग्वालियर की तरफ से उनको जीत मिली थी। और उसके बाद सलवाई की संधि हुई थी। ये लगभग हम कहानी देख चुके थे। तो उसमें प्रमुख कारण कौन था, तो प्रमुख कारण थे आपके रघुवा, जो अंग्रेजों से मिल गया था, जिसके कारण परिणाम स्वरूप आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है। इसमें देखें कि द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध है ये क्यों होता है और क्या कारण था कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ठीक है, तो एक में बाप जिम्मेवार होगा और दूसरे में बेटा जिम्मेवार है। यानी हम देखेंगे कि आपका रघुवा जो रघुनाथ राव है वो शासक कैसे बनता है। एक समय याद रखना है कि जो आपके महादजी सिंधिया
और रघुनाथ राव या देख सकते हैं यहाँ पर महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 1796 ईस्वी में। 1796 ईस्वी में इनकी हो जाती है मृत्यु। किनकी मृत्यु हो जाती है? महादजी सिंधिया। और जैसे ही महादजी सिंधिया की मृत्यु 1796 ईस्वी में होती है, इसके पहले एक साल पूर्व हम यहां पर देख सकते हैं कि जो माधवराव द्वितीय हैं, इनकी भी मृत्यु हो गई है। इनकी भी मृत्यु हो जाती है 1795 ईस्वी में। और जैसे ही 1795 ईस्वी के लास्ट ईयर में इनकी मृत्यु होती है, और 1795 ईस्वी में जैसे ही माधवराव द्वितीय यानी माधवराव नारायण राव की जब मृत्यु हो जाती है, कुछ दिनों बाद आपका महादजी सिंधिया की 1796 ईस्वी में क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और इस समय जो शासक बनेगा इनके मृत्यु के उपरांत, मृत्यु उपरांत यानी जो अगला पेशवा बनता है, जो पेशवा बनेगा वो होगा आपका बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय किसका पुत्र था? तो ये पुत्र था रघुवा का या रघुनाथ राव का। ठीक है, जिसके कारण आपके प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ये बात उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रही होगी। यहां पर हम देख रहे हैं कि रघुनाथ राव के कारण आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, और ये जीवन प्रयत्न चाहता रहा कि हम खुद क्या बने, आपका पेशवा बने, लेकिन मौका इनको नहीं मिला। और अंत में इनको यानी हम देख सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग जब सलवाई की संधि कर लेता है माधवराव के साथ, तो इनकी जो इच्छा है पेशवा बनने की वो समाप्त हो जाती है। अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था कि ये पेशवा बने। परंतु जैसे ही माधवराव द्वितीय की मृत्यु 1795 ईस्वी में हो जाती है और महादजी सिंधिया की मृत्यु 1796 ईस्वी में होती है, अब ये जगह जो है वो खाली पड़ जाता है, और इसका पुत्र जो है वो हम देखेंगे आपका बाजीराव द्वितीय, ये अगला पेशवा बनता है। ठीक है, और कुछ समय बाद यानी 1800 ईस्वी में देखेंगे एक जो नाना फडणवीस थे, नाना फडणवीस जब तक जीवित रहेंगे, जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक यानी बाजीराव द्वितीय जो है, बाजीराव द्वितीय सत्ता का संचालन ठीक ठाक करेगा। यहाँ सत्ता का संचालन यानी इनके संरक्षण में होता है, तो उस समय ये ठीक था। लेकिन हम देखेंगे कि नाना फडणवीस उस समय सत्ता का संचालन यानी ठीक से कर रहा था। लेकिन जैसे ही नाना फडणवीस की मृत्यु आपका 1800 ईस्वी में हो जाएगी, 1800 में हम देखेंगे कि नाना फडणवीस की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और नाना फडणवीस की जैसे ही मृत्यु होगी, अब जो है बाजीराव द्वितीय जो है वो मनमाना करना शुरू कर देगा। यहाँ पर बाजीराव द्वितीय जो है वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देगा, मनमानी करना प्रारंभ कर देगा, शुरू कर देगा। और जैसे ही मनमानी करना प्रारंभ करेगा, इसके जितने भी सूबेदार हैं, आपके बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, सतारा के छत्रपति, ये सभी लोग इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे। कारण ये था कि अपना मनमानी करना शुरू कर दिया था, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि निरंकुश राजतंत्र ही स्थापित कर दिया था। और निरंकुश राजतंत्र में यहाँ के जितने भी सरदार थे छोटे छोटे, इनका उसमें कोई महत्व नहीं था। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये सभी लोग इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू करते हैं। अब इनको जैसे ही भनक मिलती है बाजीराव द्वितीय को कि भाई जो हमारे सरदार हैं छोटे छोटे, आपके बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, ये सभी लोग इनसे नाखुश थे उस समय, और सभी लोग क्या करेंगे? इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे। और उस समय बाजीराव द्वितीय को मालूम चलेगा कि भाई हमारे विरुद्ध क्या हो रहा है? षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, यानी हमारे विरुद्ध, यानी जैसे ही आशंका होती है कि हम पर यानी कुछ लोग आक्रमण करने वाले हैं, उसी समय ये क्या करेगा? अब देखिए बाजीराव द्वितीय करता क्या है। बाजीराव द्वितीय मिलता है आपके सिंधिया, जो ग्वालियर के सिंधिया हैं, इनसे
ग्वालियर के सिंधिया से मिलता है, बाजीराव द्वितीय। ये किन से मिलेगा? ग्वालियर के सिंधिया से मिलेगा। ग्वालियर के जो सिंधिया थे, ग्वालियर के सिंधिया से मिलेगा। और ग्वालियर के सिंधिया से मिलने के बाद बाजीराव द्वितीय और ग्वालियर के सिंधिया दोनों मिलकर यहाँ पर क्या करेंगे? ग्वालियर के सिंधिया जो थे उस समय शासक का नाम भी आप नोट कर लीजिएगा, आपके दौलत राव। दौलत राव, ये दोनों बाजीराव द्वितीय और दौलत राव ये दोनों मिलकर यानी सम्मिलित रूप से आक्रमण कर देते हैं किन पर? जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पूना से आपके सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया और मराठे जो आपका कौन है अभी पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। यहाँ पर लिख सकते हैं, पूरा नाम इसका लिख लीजिएगा, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ये दोनों मिलकर बाजीराव द्वितीय प्लस यहाँ पर क्या देख सकते हैं? ग्वालियर के जो सिंधिया हैं, शासक उस समय कौन है? दौलत राव। ये दोनों मिलकर आक्रमण करते हैं किन पर? हम देख सकते हैं इंदौर के होलकर पर। होलकर पर आक्रमण कर देते हैं, होलकर पर आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप यहाँ एक शासक थे जिनको हम बोल सकते हैं, यह एक शासक थे और उसका नाम था जसवंत होलकर। जसवंत होलकर और इनके भाई, इनके ही जसवंत होलकर के एक भाई थे, इनके भाई की हत्या कर देते हैं, ये हत्या कर देते हैं। अब यहां पर देखिए, इनको सूचना मिला बाजीराव द्वितीय को कि भाई हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब ये क्या करेंगे? ग्वालियर के सिंधिया जो आपके उस समय शासक हैं दौलत राव, इनके साथ मिलकर यानी बाजीराव द्वितीय और दौलत राव दोनों मिलकर क्या करेंगे? होलकर पर आक्रमण कर देते हैं। और उस समय होलकर का शासक है जसवंत राव होलकर, ठीक है। और जसवंत राव जो होलकर है, यहाँ पर ये क्या करेंगे कि इनके भाई की हत्या कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो इंदौर के होलकर है ये मराठों पर आक्रमण कर देते हैं। और जब मराठों पर आक्रमण करेंगे जसवंत राव होलकर, ये क्या करते हैं? ये आक्रमण कर देते हैं मराठों पर। ये कहाँ आक्रमण कर रहे हैं? ये आपका आक्रमण करते हैं मराठों पर, अपने भाई के बदला लेने के लिए मराठों पर आक्रमण कर देते हैं। और मराठों पर जब आक्रमण करेंगे तो कहाँ पर करेंगे भाई? तो मराठे का जो क्षेत्र था, जो राजधानी है पूना, और पूना पर ये अधिकार भी कर लेते हैं, पूना को जीत भी लेते हैं, पूना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। ये आपको याद रखना है। ये कहानी क्या है कि जितने ही वहाँ के छोटे छोटे जो सरदार है, इनके विरुद्ध जैसे षड्यंत्र रचना शुरू करेंगे, बाजीराव द्वितीय की सूचना मिलेगी और ये क्या करेगा? आपका सिंधिया से मिलकर और होलकर पर आक्रमण कर देता है। और होलकर वहाँ शासक जो थे जसवंत होलकर के भाई की हत्या हो जाती है और उसी के ये प्रतिशोध में क्या करता है? आक्रमण कर देता है मराठों पर और पूना को जीत लेता है, पूना पर अपना अधिकार कर लेता है। अब ये क्या होंगे, इसकी बात कहानी हम देखेंगे कि जैसे ही बाजीराव द्वितीय का क्षेत्र जो राजधानी है वो होलकरों के हाथ में चला जाता है, तब अब बाजीराव द्वितीय भाग कर जाता है किसके पास? अंग्रेजों के पास। अब यहां पर एक कहानी को समझिएगा, यहां पर देखना है जसवंत राव होलकर आक्रमण कर रहे हैं किनके ऊपर? जसवंत राव होलकर मराठों पर आक्रमण किए, मराठों पर आक्रमण करते हैं। उस समय बाजीराव शासक है, बाजीराव द्वितीय, और ये भाग कर जाते हैं कहां? ये भाग कर जाते हैं अंग्रेजों के पास, ठीक है। जैसे ही अंग्रेजों के पास जाते हैं और इनसे ये सहायता मांगते हैं, सैन्य सहायता मांगते हैं। क्या मांगेंगे? सैन्य सहायता। तो सैन्य सहायता के रूप में अंग्रेज इनको लगभग 60,000
सेना देने का वादा करते हैं, सैन्य सहायता देने का वादा करते हैं और बोलते हैं कि इसके बदले में हमको कुछ क्षेत्र चाहिए। और ये क्या करेंगे, बाजीराव द्वितीय यानी वादा करेंगे कि भाई 60,000 सेना आपको दिया जाएगा और इसके बदले में हम देखेंगे कि बाजीराव द्वितीय जो है ये सूरत को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सूरत जो है ये अंग्रेजों को सौंप देते हैं। अब आप समझिएगा भाई सूरत जो है उसी समय दिया था, लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि जब सलवाई की संधि हुई थी तो सलवाई की संधि के तहत यानी जितने भी जीते गए क्षेत्र हैं, अगर अंग्रेज मराठों का क्षेत्र लिए हैं तो उनके क्षेत्र को लौटा देंगे, अगर मराठे अंग्रेज का क्षेत्र लिए हैं तो उन क्षेत्रों को लौटा देंगे। तो उस समय सूरत, भड़ौच, सालसेट और जितने भी क्षेत्र लिए गए थे आपके गुजरात और सूरत वगैरह जो जीते थे अंग्रेज, ये सभी सलवाई की संधि के तहत लौटा दी जाती है। और पुनः इसीलिए हम देख सकते हैं कि जब जसवंत राव होलकर यानी मराठों पर आक्रमण करता है, बाजीराव द्वितीय भागकर कहाँ चला जाएगा, अंग्रेजों के पास। और जैसे ही अंग्रेजों के पास जाएगा तो वहाँ पर एक संधि होती है, संधि सैन्य सहायता मांगता है, तो सैन्य सहायता के लिए क्या करेंगे, यानी ये भी पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर संधि होती है। और उस संधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इस संधि को हम लोग बोल लेते हैं बेसिन की संधि। किस संधि के नाम से जानेंगे, बेसिन की संधि, जहाँ पर ये सैनिक सहायता मांगते हैं अंग्रेजों से, तो बेसिन की संधि होती है। और बेसिन की संधि के तहत ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, यानी 60,000, इसमें पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि 60,000 सेना अंग्रेज दे रहे हैं, अंग्रेज बाजीराव को दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा, बाजीराव क्या कर रहा है, तो बाजीराव जो है सूरत किनको दे रहा है, अंग्रेजों को दे रहा है। तीसरी बात कि ये जो संधि होगी इसे सहायक संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बेसिन की संधि हो रही है और इसके साथ यानी अंग्रेज जो है सहायक संधि भी कर लेते हैं, सहायक संधि करते हैं। ये जो संधि होती है ये एक सहायक संधि होती है। और सहायक संधि के अंतर्गत ये स्पष्ट बोलते हैं अंग्रेज कि भाई तुमको अगर हमारी हेल्प चाहिए, चलिए इसको मिटा दें, ये आप तो समझ गए होंगे। यानी स्पष्ट रूप से बोला जाता है कि अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आपको हमारे साथ क्या करना पड़ेगा, सहायक संधि करनी पड़ेगी। और उस समय बाजीराव जो द्वितीय हैं मजबूर थे, उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि होलकर के भाई की हत्या किए थे और होलकर पूरे समझिए कि गुस्सा में थे कि कहीं भी मिल जाते हैं तो इनकी उपाय कर देनी है। और जैसे ही आक्रमण किए, आपके पूना को भी छीन लेते हैं होलकर यानी पूना पर जो उनकी राजधानी है उन पर भी किसका अधिकार है, अभी होलकरों की अधिकार है। और ये भाग कर गए हैं अंग्रेजों के पास, तो जो भी अंग्रेज बोलेंगे वो इनको मानना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जैसे वो आपके सहायक संधि की बात होती है, ये बिना कुछ सोचे ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और इस तरह से हम पुनः देखेंगे कि अब सहायक संधि के अंतर्गत जो ये संधि होती है, इस संधि का टाइम पीरियड भी आप याद रखिएगा कि ये संधि कब हुई थी। तो हम देख सकते हैं कि ये संधि आपकी होती है 1802 ईस्वी में होती है। 1802 में ये संधि कब होती है, 1802 में होती है। याद ये रखना है बेसिन की संधि में क्या हुआ था, 60,000 सेना अंग्रेज देने के मतलब सैन्य सहायता के रूप में बाजीराव द्वितीय को दिए थे। संधि किन के बीच हुई, तो एक तरफ अंग्रेज हैं और एक तरफ बाजीराव द्वितीय। ये याद रखना है कि संधि जो होती है भाग कर जाते हैं अंग्रेजों के पास, तो वहाँ पर ये संधि होती है। अंग्रेज जबरन इनसे संधि करवाते हैं कि भाई आपको अगर हमसे सहायता चाहिए तो आपको संधि करनी पड़ेगी, सहायक संधि माननी पड़ेगी, जिसे हम बेसिन की संधि के नाम से जानते हैं। और बेसिन की संधि में हुआ क्या था, तो 60,000 सेना यानी अंग्रेज बोले थे कि हम आपको देंगे। और इसके एवज में बाजीराव द्वितीय जो है वो क्या करता है, बाजीराव द्वितीय सूरत को अंग्रेज को सौंप देता है। और ये संधि सहायक संधि पर, ये सहायक संधि या सहायक संधि का जो विलय पत्र जिसको हम बोलते हैं उस पर ये सिग्नेचर कर देते हैं। अब याद रखिए यहाँ पर अब कोई आक्रमण कर रहा है किनके ऊपर, आप लोग जानते करते हैं सहायक संधि में क्या होता है। तो सहायक संधि के अंतर्गत अगर आप किसी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लिए तो आप नाम मात्र के राजा हैं, आपका संरक्षण, आपका देखभाल, आपका राजपाट सब किसके अंतर्गत चला जाएगा, अंग्रेजों के अंतर्गत चला जाएगा। आपके दरबार में भी अंग्रेजी सेना रहेगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर अब कोई मराठों पर आक्रमण कर रहा है, इसका मतलब वो अंग्रेजों पर भी आक्रमण कर रहा है और अंग्रेज अब उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ठीक है। अब यहां कहानी समझिएगा। ग्वालियर और बाजीराव द्वितीय
दोनों मिलकर आक्रमण कर रहे हैं किन पर? ग्वालियर को जो सिंधिया है, सिंधिया और मराठे दोनों मिलकर आक्रमण किए थे होलकर पर। मराठे जो है वो तो जाकर छुप गए मुंबई के पास, यानी अंग्रेजों के पास। मुंबई जो है आपका अंग्रेजों के पास है। ये इस पर किनका अधिकार है? अंग्रेजों का अधिकार है, याद रखना है, ठीक है। तो ये तो जाकर छुप गए, सहायक संधि भी कर लिया 1802 ईस्वी में, और सहायक संधि के तहत ये अंग्रेजों के संरक्षण में चले गए। लेकिन जो सिंधिया यानी ग्वालियर के जो सिंधिया है वो तो अकेले बच जा रहा है। उनको लगा कि भाई हम हमारे साथ मिलकर ये क्या कर दिया, यानी होलकर पर आक्रमण किया, और जब बारी आई युद्ध करने की तो ये अकेले जाकर छुप गए हैं कहाँ पर? अंग्रेजों के पास। अब इनको लगा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, बाजीराव द्वितीय जो मराठे हैं उनका साथ छोड़ देना चाहिए। और साथ छोड़ने के परिणाम स्वरूप होता क्या है, ये नाराज होते हैं। नाराजगी किस बात पर थी? तो नाराजगी इसी बात पर थी कि भाई हमें क्या करनी है, हर हाल में डटकर युद्ध करना चाहिए होलकरों से। अगर होलकर पर क्या किए हैं, मतलब हम होलकरों से युद्ध कर रहे हैं तो, लेकिन हम आपस में युद्ध कर रहे हैं, आपको अंग्रेजों के पास जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और आप अंग्रेजों के पास गए भी तो उनके साथ सहायक संधि क्यों किए? इससे नाराज थे कौन? आपके सिंधिया। और सिंधिया, और यहां पर हम देखेंगे भोसले। पुनः क्या होता है कि सिंधिया और भोसले, ये सबकी तो नाराजगी है ही कि भाई ये जाकर अंग्रेजों के साथ मिल गए और उनके साथ ये संधि कर लिए, सहायक संधि कर लिए। अब ग्वालियर और भोसले ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, यानी सम्मिलित रूप से आक्रमण कर देते हैं मराठों पर। याद ये रखना है कि ग्वालियर के सिंधिया प्लस आप यहां पर देखते हैं नागपुर के भोसले दोनों मिलकर यानी आक्रमण करते हैं किस पर? मराठों पर। उस समय हम देखेंगे कि आपके जो होलकर हैं, इंदौर के होलकर, ये साथ नहीं आते हैं, लेकिन बाद में ये भी आ जाएंगे। इनको भी याद रखना है, इंदौर के होलकर ये भी इनके साथ मिल जाते हैं। और इस तरह से तीनों की सम्मिलित सेना हम देख सकते हैं मराठों पर आक्रमण करती है। और मराठों पर आक्रमण कर रही है, इसका मतलब कि किस पर आक्रमण कर रही है? अंग्रेजों पर भी आक्रमण कर रही है, क्योंकि अब ये सहायक संधि कर लिए हैं किनके साथ? अंग्रेजों के साथ। तो मराठों पर आक्रमण हुआ, इसका मतलब अंग्रेजों पर भी आक्रमण हुआ। तो मराठों पर आक्रमण अंग्रेज समझें कि अब हम पर आक्रमण हो रहा है, तो अंग्रेज उसका जवाब देंगे। और यहां पर हम देख सकते हैं कि मराठों और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई है और इसके परिणाम स्वरूप ये दोनों एक हो गए हैं। ये दोनों मिलकर लड़ते हैं आपके ग्वालियर के सिंधिया के साथ, नागपुर के भोसले के साथ, और इंदौर के आपके जो है होलकर, इंदौर के जो आपके होलकर हैं, ये तीनों के साथ युद्ध होता है। और इसी युद्ध को आंग्ल मराठा यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। याद यही रखना है कि इसी युद्ध को द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और इसका परिणाम क्या होता है? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि जब इतनी बड़ी शक्ति सम्मिलित होकर अंग्रेजों से लड़ रही थी, फिर भी पसीना छूट रहा था मराठों को कि अंग्रेजों को हरा दें। अब बताइए कि ये तो सब विखंडित हो गई है। बरौदा के गायकवाड़ अलग हैं, नागपुर के जो आपके इंदौर के होलकर हैं ये बाद में आकर इसमें मिलते हैं। यानी सिंधिया और भोसले ये दो ही आपके प्रारंभिक युद्धों में भाग लिए थे, बाद में आपके होलकर आते हैं। तो इस तरह से क्या होती है कि शक्ति का जब विभाजन हो जाता है, यानी आपस में मतभेद हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं हमारे गाँव जवार के लोग कि जो भी भाई हैं, अगर आप में एकता है तो एकता क्या होती है, किसी पर भी भारी पड़ सकती है। यानी चार भाई हैं और चारों मिलकर, यानी चारों जब तक मिले रहेंगे तब तक बाहरी कोई शक्ति आप पर आक्रमण नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे ही बाहरी शक्ति देखेगी कि भाई चारों आपस में लड़ रहे हैं तो मजा लेने के लिए आ जाएगी और एक एक करके चारों को पराजित कर देगी। और उनको पराजित करना आसान होगा, लेकिन चारों जब एक हैं तो उनको पराजित करना आसान नहीं होगा। इसलिए यह हमें सीख भी मिलता है कि हम आपस में मिलजुल कर रहें, हम आपस में मिलजुल कर रहें और एकता को बनाए रखें। यहाँ पर वही होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ही अलग अलग ये होते हैं,
उस समय मराठे और अंग्रेज दोनों शक्तियां एक हैं और जैसे ही ग्वालियर, नागपुर और होलकर आक्रमण करते हैं, इस युद्ध में क्या होती है कि बुरी तरह से इनकी पराजय होती है। ग्वालियर, नागपुर और इंदौर तीनों यानी सिंधिया, भोसले और होलकर तीनों बुरी तरह से हार जाते हैं इस युद्ध में। इसी युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। और जैसे ही युद्ध में हारेंगे, अब अंग्रेज क्या करेंगे, ये तीनों चारों के साथ, अब यहां पर देखें मराठों के साथ तो हो गया है संधि 1802 ही में क्या हो गया, 1802 ही ईस्वी में आपका जो बेसिन का संधि हुआ, ये आपके सहायक संधि कर लिए इनके साथ। ठीक है। अब बच गए कौन कौन, ये आपके ग्वालियर यानी सिंधिया, भोसले और होलकर। और जैसे ये आंग्ल मराठा युद्ध यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में ये पराजित होते हैं, पराजित होने के परिणाम स्वरूप इन तीनों के साथ भी अलग अलग करके संधि कर ली जाएगी, यानी विलय पत्र पर इनसे हस्ताक्षर करा ली जाएगी। और इस तरह से अब संपूर्ण मराठा क्षेत्र जो है हम देखेंगे कि सहायक संधि के तहत अब ये सभी किसके अंतर्गत चले जाते हैं, तो ये आ जाएंगे अंग्रेजों के हाथ है, अंग्रेजों के हाथ में चले जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये संधि जो होती है ये कब कब होती है, तो पहला यानी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत ही शांत तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे आपका बीपीएससी के आंसर राइटिंग में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है बातों को समझना। ठीक है। केवल सन रटने से कुछ होता नहीं है, जब तक हम ये कहानी को नहीं समझेंगे तब तक हम बेहतरीन तरीके से यानी आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 आपका है जो संधि करेंगे सिंधिया और अंग्रेजों के साथ एक संधि होती है। सिंधिया और अंग्रेजों के साथ जो संधि होगी इसे बोला जाता है सुरजी अर्जुन गांव का युद्ध। सुरजी अर्जुन गांव का युद्ध, सॉरी गांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। और ये संधि कब होता है, डेट भी याद रखना है आपको। ये संधि होती है आपकी 1803 में। कब ये संधि होती है? 1803 में। उसके बाद जो दूसरा अंग्रेज संधि करेंगे वो करेंगे आपके भोसले के साथ। किसके साथ? भोसले और अंग्रेजों के साथ जो संधि होगी, ये सभी संधि ही है, संधि हो रही है, याद रखना है। पहला संधि होगा सिंधिया और अंग्रेजों के साथ, तो इसको हम किस नाम जानते हैं? सुरजी अर्जुन गांव की संधि, जो 1803 में हो रही है। दूसरा जो संधि हो रहा है वो भोसले प्लस अंग्रेजों के साथ, और इस संधि को देव गांव की संधि के नाम से जानते हैं। देव गांव की संधि। और ये कब होती है, तो इसका भी डेट आप याद रखिएगा, ये भी 1803 में होता है। ठीक है। और तीसरा जो संधि होगा वो सिंधिया के साथ हो गया, भोसले के साथ हो गया। अब कौन बच गए? सिंधिया हो ही गया, आपके भोसले हो गए, होलकर बच गए। तो होलकर के साथ ये संधि होगी, होलकर और अंग्रेजों के साथ जो संधि होगी उसे हम किस नाम से जानेंगे? तो राजापुर घाट, क्या बोल सकते हैं? राजापुर घाट की संधि। और ये संधि कब होती है? तो याद रखना है, ये आपका 1804 में होता है। ठीक है। ये 3 संधि होती है, या बोल सकते हैं 3 सहायक संधि होती है। किनके साथ? पहले आपका सिंधिया के साथ, क्योंकि तीनों युद्ध में क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। और तीनों जब युद्ध में पराजित होते हैं तो पहले आपका सिंधिया और अंग्रेजों के साथ। अब इसको याद किस तरह रखेंगे? अब यहाँ पर देखिए सीसु, सी है, इसमें भी स है। कौन सी संधि किसके साथ हुई याद रखिएगा? सी है, यहाँ पर सु है, सीसु याद रखिएगा, यानी सिंधिया सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सिंधिया और सब में तो जितना भी संधि होगा अंग्रेजों के साथ ही होगा, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अंग्रेज है, अंग्रेज है, अंग्रेज है, केवल सिंधिया भोसले होलकर यही आपको याद रखना है इसमें। तो जो सिंधिया के साथ होगा ये 100 से स्टार्ट होगा, यानी सिंधिया सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब होती है? 1803 ईस्वी में। भोसले लास्ट में ले है, ले दे, ले दे, ले दे, ले दे। संधि में क्या होता है? हम लेंगे, देंगे, लेंगे, देंगे, ले लीजिए, दे दीजिए।
क्षेत्र में, ठीक है। तो ले दे कब होगा, ले दे मैंने भोसले, तो देवगांव की संधि याद रखना है, ले दे, ठीक है। तो जो भोसले के साथ होगा वो देवगांव की संधि होगी, और ये कब होगी, तो 1803 ईस्वी में। अब होलकर, होलकर में र है, और राजापुर में भी क्या है, र है, तो इससे याद रखना है कि रा, ठीक है, याद ये रखिएगा। यानी होलकर के साथ जो संधि होती है, होलकर और अंग्रेजों के बीच जो सहायक संधि होगी उसे हम राजापुर घाट की संधि कहेंगे, और ये कब होती है, 1804 ईस्वी में संधि होती है। और यही आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम होता है कि इस संधि के तहत यानी संपूर्ण जो मराठा क्षेत्र है, अब ये जो मराठों का इतना क्षेत्र पर विस्तार है, ये सब किसके अंतर्गत हो जाएंगे, तो आपके हो जाते हैं ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के अंतर्गत। तो हम देखे थे कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी यहाँ पर थी, तो बंगाल प्रेसिडेंसी फैलकर आपका उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी अवध ये सभी क्षेत्रों में फैल गई है बंगाल की प्रेसिडेंसी। और जो मद्रास की इधर प्रेसिडेंसी है अंग्रेजों की, तो मद्रास की अंग्रेजों की जो प्रेसिडेंसी है ये आपका निजामों की तरफ फैल गई है, आपका गोवा होते हुए मैसूर वगैरह सब इसके अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं। और केवल मुंबई प्रेसिडेंसी थी जो कम क्षेत्र में फैली थी, अब ये भी मराठों के साथ सहायक संधि कर लेंगे, तो ये भी लगभग ये सभी क्षेत्रों पर किनका अधिकार हो जाएगा, तो मराठों का अधिकार हो जाता है, सॉरी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और इस प्रकार हम देखेंगे कि संपूर्ण भारत पर अब एक ही शक्ति बसती है, वो है आपका अंग्रेज। अब पूरे भारत में कोई भी अंग्रेजों का टक्कर देने वाला वर्तमान में नहीं है। एक यहां पर बचेंगे आपका सिख, तो अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपके आंग्ल सिख युद्ध के बारे में बताएं, ठीक है। अब फिर देखेंगे कि आपका आंग्ल तृतीय युद्ध होगा, आंग्ल तृतीय मराठा युद्ध। तो उसमें क्या होगा, आंग्ल तृतीय मराठा युद्ध में अब जब इनको लगा कि हमने क्या कर दिया, बहुत बड़ी भूल कर दी, यानी बाजीराव द्वितीय के बाद महसूस होगा कि हमने बहुत बड़ी भूल कर दी, यानी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करके हमें नहीं करना चाहिए था। जब उनको आत्मग्लानि होगी, अपने आप पर तरस आएगी, उनका पुनः एक बार जमीर जगेगा, और ये सभी शासक मिलकर जो सहायक संधि किए हैं पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करेंगे, और 1718 ईस्वी में आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। और उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हम देखेंगे कि अब बताइए कि पूरे भारत में इनकी शक्ति पहले तो मान लीजिए कम थी, लेकिन अब ये पूरे भारत में शासक बन गए हैं, पूरे भारत का राजस्व इनके पास आ रहा है, बंगाल से राजस्व आ रहा है, पूरे आपका दक्षिण से राजस्व आ रहा है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यहाँ से भी आपका राजस्व आने लगा है, ये सभी जगह इनकी सेनाएं हैं। अब इतनी बड़ी शक्ति, ये शक्ति के रूप में उभर चुके हैं अंग्रेज, अब क्या मराठे उनको पराजित कर पाएंगे, तो नेक्स्ट यानी अगले वीडियो में हम उनकी चर्चा करेंगे, यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।